Okay, children. Now, the topic which we are going to cover in this video is regarding the tropical as well as subtropical regions. ह्यूमन का environment जो है इन एरियाज़ में, ठीक है, ह्यूमंस जो इन एरियाज़ में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कैसा इंट्रैक्शन है ह्यूमन का, ठीक है. सो दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. So before we start, let me explain you what are tropical regions and what are subtropical regions. Beta, you have done in your 6th class regarding your important lines of latitude. करे थे ना important lines of latitude, longitude, latitude chapter था आपके 6 में. So उसमें आपने क्या करा था? एक तो आपने इक्वेटर आपको पता था कि 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है. तो बेटे इनके बीच का जो पोर्शन है, जो एरियाज़, जो कंट्रीज़ इन इक्वेटर में, इक्वेटर भी उनके बीच में है, तो इक्वेटर के साथ साथ जो भी इस एरिया में कंट्रीज़ आते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको ट्रॉपिक्स बोलते हैं. जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका का पार्ट हो गया, ठीक है, और एशिया का पार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया नीचे पोर्शन में, ठीक है. सो ये सब क्या है, दीज आर नोन एज ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल एरियाज़. एंड सब ट्रॉपिकल बेटा जो आपके 23.5 से लेके 40 डिग्री नॉर्थ में और ही 40 डिग्री ही साउथ में. तो यहाँ से जो इसके साथ लगते हैं, मतलब इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साथ के जो एरिया जो 40 डिग्री तक बढ़ रहे हैं, यहाँ तक से यहाँ तक, जो इस पोर्शन में जो कंट्रीज़ के हिस्से होंगे, दैट कम्स एज ए सब ट्रॉपिकल रीजन. गॉट इट? So what are tropical and subtropical regions? So let's start with the chapter now. Now chapter में एक रेणुका है, शी इज़ द गर्ल, बहुत एक्साइटेड होती है. क्यों एक्साइटेड है? बिकॉज श्रीकांत अंकल जो हैं उसके, वो 4 मंथ्स के बाद, इतने गैप के बाद उनके घर आते हैं. तो जो उनके श्रीकांत अंकल हैं वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और उन्होंने बहुत ही वाइडली ट्रेवल किया है, बहुत ज़्यादा घूमे हैं. और रेणुका का इंटरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट में बहुत ही अर्ली एज में शुरू हो गया था. कब शुरू हो गया था अर्ली एज में? जब उसके अंकल ने उसको एक बुक दी जो नेचर के ऊपर लिखी हुई थी. जब से उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा हो गया. जो पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स, मतलब दूर दूर की लैंड्स का था, और जो पीपल वहाँ पे रहते थे वो सारे उसको फैसिनेट करते थे, मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे. अब इन दीज पिक्चर्स यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. तो आप इस पिक्चर में देखिए कि लोग जो हैं अलग अलग तरह के पहरावे पहने हुए हैं और ये अलग अलग जगहों के, दुनिया की अलग अलग जगहों से पिक्चर्स ली गई हैं. कुछ तो ड्राई डेजर्ट्स के की हैं, कुछ फ्रोज़न लैंड्स की हैं और कुछ हॉट और वेट रेन फॉरेस्ट की जगहों की हैं. तो सारे उस जो है दे लुक सो डिफरेंट फॉर मी. ऑब्जर्व रेणुका इन सबको देखते कि कितने अलग लगते हैं. तो दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. कह रहे लग तो लग रहे हैं लेकिन उनकी जो नीड्स हैं, ठीक है, वो सारी बेसिक नीड्स सेम ही हैं जैसी हमारी हैं. चाहे वो फूड है, क्योंकि फूड उनको भी चाहिए, क्लोथिंग है, कपड़े उनको भी चाहिए, शेल्टर उनको भी चाहिए, रहने के लिए जगह. तो एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, ये सब चीज़ें जो है अंकल रेणुका को बताते हैं क्योंकि रेणुका ने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, ठीक है. और उनके देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू. और वो अंकल बताते हैं कि इनके बच्चे भी वही काम, वही चीज़ें करते हैं जो आप भी करते हो. जैसे गेम्स प्ले करना, क्वेल करना, ठीक है, मेकअप करना, सिंगिंग करना, डांसिंग, हेल्प द फैमिली विद वेरियस थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन. दे लिव क्लोजर टू नेचर. तो ये जो लोग हैं नेचर के पास रहते हैं एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर. और अपनी बहुत ही छोटी उम्र में ये नेचर को केयर करने के लिए सीख जाते हैं. दे लर्न हाउ टू कैच फिश, हाउ टू कलेक्ट मटीरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से सामान लेके आना और फिश को कैसे कैच करना, ये सब चीज़ें जो है ये छोटी सी उम्र में ही सीख लेते हैं. In the chapter 8, 9, 10, you will learn about the life of people in different natural regions of the world. ठीक है, आप जो आपके चैप्टर
8 जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, और 9 और 10 में आप पढ़ेंगे लोगों की लाइफ के बारे में, और लाइफ कहाँ होगी उनकी, अलग अलग नेचुरल रीजन्स में दुनिया के, इसके बारे में पढ़ेंगे. Before we start with the life in the Amazon basin, let's start with the do you know. When Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. ठीक है, जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे, जब उन्होंने अमेजन रिवर को डिस्कवर किया, मीन्स उनको मिली, उनको उनके ऊपर किसने अटैक कर दिया? लोकल ट्राइब्स ने उनके ग्रुप ने अटैक कर दिया था. उन्होंने क्या पहना हुआ था? हेड गियर्स में सिर के ऊपर कुछ पहना हुआ था, और ग्रास की स्कर्ट्स बना के पहनी हुई थी. ये लोगों ने कह रहे हैं दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ 5 ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर्स नोन इन एंशिएंट रोमन. जब उनको देखा तो उनकी किस तरह की पर्सनैलिटी लग रही थी? उनकी जैसे ऐसी लग रही थी जैसे रोमन एम्पायर, जो एंशिएंट रोमन एम्पायर था, उसकी जो वुमेन वॉरियर्स थी, उस तरह की उनकी बड़ी फायर्स मीन्स डरावनी ट्राइब्स लग रही थी वो. ठीक है, एज द अमेजोन, जैसे कि अमेजोन बेसिन में मिली, हैज़ द नेम अमेजोन. ठीक है, और रोमन एम्पायर में वो ट्राइब्स का क्या था? वो अमेजोन्स थी, इसलिए इसका जगह का नाम अमेजोन पड़ गया. देन लेट्स मूव टू द लाइफ इन द अमेजोन बेसिन. अब अमेजोन बेसिन से के बारे में आप लर्न करने से पहले ये देख लीजिए फिगर 8.2. ये देखिए बेटा, फिगर 8.2 आपकी है. ये आप इसमें ट्रॉपिकल रीजन देखिए कहाँ है? वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ. ठीक है, जो आपका जो है इक्वेटर के पास 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है, ये 10 डिग्री नॉर्थ है, 10 डिग्री साउथ. तो ये पोर्शन जो है, इतना सा पोर्शन जो है आपका, इट कम्स अंडर योर इक्वेटोरियल रीजन. इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. सो इसलिए क्योंकि ये इक्वेटर के पास, इसको इक्वेटोरियल रीजन भी बोला जाता है. जो रिवर अमेजोन है, इट फ्लोज थ्रू दिस रीजन. इस एरिया से रिवर अमेजोन, देखो ये अमेजोन बेसिन दिखा हुआ ना, तो अमेजोन रिवर जो है फ्लो कर रही है इस एरिया में ही, इक्वेटर के पास, इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, अब नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन. ठीक है, आपको ये करना है, नोटिस करना है किस तरह से ये जो है अमेजोन रिवर जो है फ्लो कर रही है इस रीजन में. माउंटेन से आती है और ये वेस्ट की तरफ चलती है. देखिए बेटा, ई फॉर ईटिंग, ई फॉर ईस्ट तो आपका हो गया इधर, और वेस्ट हो गया आपका इधर. ठीक है, तो ये माउंटेन से फ्लो कर रही है, और वेस्ट की तरफ जाती है. फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट, वेस्ट में जो माउंटेन्स की तरफ से आती है, एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन ये है बेटा, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर देखिए अटलांटिक ओशन है. तो कैसे ये अमेजोन रिवर जो है फ्लो करती हुई अटलांटिक ओशन में चले जाती है. और उसके बाद जो जगह जहाँ पे रिवर फ्लो करती है इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ. जहाँ पे भी ये जो रिवर है जाके फ्लो करके गिरेगी, ठीक है, उस रिवर को क्या बोलेंगे? उस रिवर का माउथ. ठीक है, ये अमेजोन बेसिन आती है इस तरह से, यहाँ पे भी जाती है, यहाँ पे फ्लो कर रही है. ठीक है, इस तरह से इसने दूसरी ट्रिब्यूटरीज में इसमें आके इसने अटलांटिक उसमें फ्लो गिरी. तो दिस इज द माउथ ऑफ द रिवर. तो ये सब क्या है? माउथ ऑफ द रिवर. अब न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन अमेजोन रिवर टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन. बहुत सारी, देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें क्या है? ये ज्वाइन कर रही हैं अमेजोन रिवर को. बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कौन सी होगी? जो मेन रिवर के साथ अटैच्ड होती हैं. ठीक है, और ये सारी जो है इनके साथ अटैच्ड हैं ट्रिब्यूटरीज अमेजोन रिवर को. और ये एरिया जो है पूरा क्या बन जाता है? अमेजोन बेसिन. क्या बन जाता है? अमेजोन बेसिन. द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू. अब कौन कौन से एरिया में से ये निकल के आ रही है बेटा? ये उन्होंने आपको, यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो, ये जो कौन से एरियाज़ में ये ड्रेन कर रही है रिवर? ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला. ठीक है, ये पैरागुआ हो गया, बोलीविया हो गया, पेरू हो गया, है ना. ठीक है, कोलंबिया इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है, वेनेजुएला इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है, तो ये ब्राज़ील इज़ ऑल्सो देयर. ये देखिए ब्राज़ील लिखा है.
तो इन एरियाज़ में ये फ्लो कर रही है, इसलिए ये अमेज़न बेसिन बन गया पूरा। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। तो आपको ये आप देख सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, आपको ये आप कंट्रीज देख सकते हो मैप में जाके, और इसमें से कौन कौन से, जैसे इक्वेडोर है इसमें, जिसमें से ये रिवर पास कर रही है, तो यू हैव टू नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। ठीक है, किस किस के बीच में से निकल के जा रहा है, सो यू कैन फाइंड इट आउट। और इधर हम इससे आगे नेक्स्ट पेज पे पहुंचने से पहले हम पढ़ते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये ग्लॉसरी है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर। मैंने जैसे आपको बताया ना, ये छोटी छोटी रिवर्स जो हैं ये ज्वाइन कर रही हैं अमेज़न को, रिवर को। ठीक है, ये अमेज़न रिवर आपकी आ रही है। ठीक है, ये छोटी छोटी रिवर्स जो हैं इसको ज्वाइन कर रही हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन इन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन। ठीक है, अब ये जो जिससे ये ट्रिब्यूटरी सारी निकल के आ रही है मेन रिवर अमेज़न के साथ कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया? रिवर बेसिन बन गया। और द कैचमेंट एरिया, अमेज़न बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं कि जो अमेज़न बेसिन जो है लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है क्लाइमेट। ओके, now climate, as you know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate. ठीक है, अब अमेज़न बेसिन की बात कर रहे हैं तो उसका वहाँ का क्लाइमेट देखेंगे कि अमेज़न बेसिन जो है इक्वेटर से स्ट्रेच कर रहा है डायरेक्टली, एंड और यहाँ पे हॉट और वेट क्लाइमेट। किस तरह का क्लाइमेट होगा बेटा? गर्म और नमी वाला थ्रू आउट देयर, पूरा साल यहाँ पे ऐसा रहता है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात दोनों जो है हॉट होते हैं और ह्यूमिड होते हैं। जो स्किन होती है वो इस तरह से फील करती है स्टिकी टाइप्स, स्किन फील्स स्टिकी। इट रेन ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है, और आप चिपचिपा सा फील करेंगे ना ह्यूमिडिटी में। आप जब आपके रेनी सीज़न हो जाता है तो आपको लगता है बड़ा ह्यूमिडिटी सी है। तो रेन पूरा दिन रेन ही होती रहती है यहाँ पे। दैट टू विदाउट मच वार्निंग। तो कोई वार्निंग नहीं देती कि रेन आने का कोई मौसम बन गया है तो रेन है, तो अचानक ही रेन होनी शुरू हो जाती है। द डे टेम्परेचर होता है हाई होता है विद हाई ह्यूमिडिटी। एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। ठीक है, दिन में जो टेम्परेचर है गर्म भी होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। रात का टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी फिर भी उसमें हाई ही रहती है। देन विल टॉक अबाउट द रेन फॉरेस्ट। एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन, अमेज़न की ही बात कर रहे हैं, लाइफ इन द अमेज़न बेसिन हम पढ़ रहे हैं, उसका क्लाइमेट पढ़ लिया, अब हम रेन फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं। क्योंकि रेन बहुत ज़्यादा हैविली होती है इस रीजन में, थिक फॉरेस्ट ग्रो। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट है बहुत ही थिक होते हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. कि फॉरेस्ट जो है इतने थिक होते हैं कि जो डेंस रूफ होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं, किससे डेंस रूफ मीन्स छत होती है बेटा। तो लीव्स जो है इतने घने होते हैं वहाँ पे ट्रीज़ कि उनकी जो छत से जो है उनकी छत सी बन जाती है, और इतना ही घना हो जाता है कि जो दिन में जो सनलाइट होती है वो भी ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, और इसलिए धरती जो है वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, और वहाँ पे डैम्पनेस मीन्स ह्यूमिडिटी भी रहेगी, नमी रहेगी। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। जो इतनी जहाँ पे जिन वेजिटेशन को सन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो शेड में ग्रो कर पाती है वेजिटेशन वो ही ग्रो करती है यहाँ पे। जैसे ऑर्चिड्स हो गए, ब्रोमीलियाड्स हो गए, ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट्स। तो ये कैसे होते हैं? ये इस तरह के जो है प्लांट्स, यहाँ पे प्लांट्स पैरासाइट्स होते हैं जो प्लांट को वो खाने वाले होते हैं। ठीक है, द रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना मैंने आपको याद कराया था बेटा, फ्लोरा से FL, फ्लोरा हो गया फ्लावर से, तो प्लांट्स की बात हो रही है, उसके ऑपोजिट हो गया फौना। तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। रेन फॉरेस्ट जो है एनिमल्स के लिए बहुत रिच है। बर्ड्स सच एज टुकैन्स, इस तरह के ये बर्ड्स आपके सामने दिखाएंगे। हमिंग बर्ड्स हैं, बर्ड ऑफ पैराडाइज है, और उनकी कलर्ड प्लूमेज है, बहुत ही मतलब कलरफुल हैं। ओवर साइज्ड उनकी बिल्स हैं, उनकी चोंच बहुत बड़ी बड़ी हैं। फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। जो इंडिया के हमारे बर्ड्स हैं उनसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं।
दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं. एनिमल लाइक मंकीज, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टैपिर्स आर फाउंड हियर. वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स. ठीक है, तो एनिमल्स किस तरह के यहाँ पे है, मंकीज़ हैं, स्लॉथ है, एंट ईटिंग टैपिर्स है, ठीक है, जो एंट को खा, मतलब जो चींटियों को खा लेते हैं. स्लॉथ देखा बेटा आपने, इस तरह की होती हैं जैसे आप कभी कभी एक बटरफ्लाई की तरह छोटी सी ब्राउन सी जो रात ह्यूमिड क्लाइमेट में आपने यहाँ पे भी देखा होगा, इंडिया में भी, जो आपकी लाइट्स पे लाइट के पास उड़ती रहती हैं और फाइनली वो अपने आप को वहाँ पे जा उसके साथ लाइट के साथ टच कर करके अपने आप को एंड उनका मतलब डेथ हो जाती है. तो स्लॉथ इस तरह से होती है. तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अमेज़ॉन में मिलती हैं. बहुत सारी स्पीशीज़ रेप्टाइल्स की और स्नेक्स की वो भी यहाँ पे इस जंगल्स में पाई जाती हैं. क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, ठीक है, ये ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल हियर. एनाकोंडाइज एंड बोआ कंस्ट्रक्टर आर सम ऑफ द स्पीशीज़. ठीक है, दीज ऑल आर द, देखो बेटा टैपिर इस तरह का एनिमल है, ये उन्होंने टैपिर की आपको वो दी है, पिक्चर दी है. सो एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रक्टर जो है स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं इन अमेज़ॉन. बिसाइड्स द बेसिन इज़ होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ द इंसेक्ट्स. सेवरल स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रिवर. तो ये जो बेसिन है, अमेज़ॉन बेसिन है, बहुत सारी स्पीशीज़ जो इंसेक्ट स्पीशीज़ हैं उसका घर है. और बहुत सारी स्पीशीज़ जो फिशेस की हैं जिसमें फ्लैश ईटिंग फिश भी है जिसका नाम पिराना है, वो भी इस रिवर में, अमेज़ॉन रिवर में पाई जाती है. दिस बेसिन इज़ दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर. ठीक है, तो ये जो बेसिन है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रिच है, जो भी, क्योंकि इसलिए रिच है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ लाइफ मिलती है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स सब मिलते हैं यहाँ पे. ठीक है. देन पीपल इन द रेन फॉरेस्ट. अब इन रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि अमेज़ॉन जो बेसिन है यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए इनको रेन फॉरेस्ट एरिया बोल सकते हो. ठीक है, तो पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, उनके बारे में पढ़ेंगे. पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट. ठीक है, कुछ ट्रीज जो है फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं और वहाँ पे अपना कुछ फूड जो है छोटे छोटे एरियाज़ में अपना फूड जो है ग्रो कर लेते हैं. वाइल मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वोमेन टेक केयर ऑफ क्रॉप्स. अब मैन क्या काम करते हैं, दे यूज टू डू हंटिंग एंड फिशिंग अलॉन्ग द रिवर्स. और वोमेन, व्हाट डू द वोमेन डू ऑफ इन द अमेज़न बेसिन रेन फॉरेस्ट, दे टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. दे मेनली ग्रो, अब कौन कौन से जो हैं क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू रीड. दे मेनली ग्रो टिपोइका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. एज हंटिंग एंड फिशिंग are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. क्योंकि हंटिंग और फिशिंग जो है वो मतलब कभी मिल गई उनको, हंटिंग कोई मिल गया जानवर या फिशेज मिल गई. अनसर्टेन मीन्स दे आर नॉट श्योर अबाउट दैम कि उनको पक्का मिलेंगी. तो वुमेन्स जो होती हैं वो अपनी फैमिलीज़ को ज़िंदा रखती हैं. कैसे ज़िंदा करती हैं, जो वेजिटेबल्स उन्होंने ग्रो करके रखी होती हैं उनसे वो अपनी फैमिली को खिलाती हैं. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न होता बेटा ये कल्टीवेशन है जिसमें कुछ पार्ट जो है एरिया का, उसका कुछ एक प्लॉट है लैंड का, उसका जो है उसको साफ़ कर लिया जाता है, उसमें फिर क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं. अब जब क्रॉप ग्रो करने के बाद उनकी जो है दोबारा से उसके अंदर अच्छी सी उनकी न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएं तो उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है 1-2 साल के लिए, और दूसरी जगह पे फिर से कोई प्लॉट ऑफ लैंड उसको क्लियर कर लिया जाता है और उसको वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया जाता है. फिर उसके बाद फिर दोबारा से उसी, जब वो रिटेन कर लेता है जो प्लॉट उन्होंने छोड़ा होता है, जब वो दोबारा से रिटेन कर लेता है न्यूट्रिएंट अपने उसमें सॉइल में, तो दोबारा से वहाँ पे कल्टीवेशन कर लेते हैं वो लोग. So here is given also what is slash and burn. So as a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees. ठीक है, कट करना, स्लैश करना मीन्स कट करना, कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेज. दीज आर देन बर्न, फिर उनको जला दिया जाता है, और विच रिलीजेज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल. ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं.
नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल तक इसकी फील्ड में वो क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। जब उन्होंने रिपीटेडली इस लैंड के पैच को यूज़ कर लेते हैं, द सॉइल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट्स। तो जब रेगुलरली एक ही जगह पे वो ग्रो करते रहेंगे तो उसके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसको क्या कहते हैं, सो इट इज़ अबेंडेंड। अबेंडेंड मीन्स उसको छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट, फिर एक और प्लॉट जो अपनी क्रॉप को कल्टीवेशन के लिए वो क्लियर कर लेते हैं। इन द मीन टाइम जो यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड, जब वो दूसरी जगह पे अपना कर रहे होते हैं, क्रॉप्स को उगा रहे होते हैं, जो पुराना जो उन्होंने छोड़ दिया होता है, अबेंडन कर दिया होता है जो प्लॉट, उसमें अपने आप ही जब छोटे छोटे ट्रीज़ ग्रो होने शुरू हो जाते हैं पुराने वाले फील्ड में, उसमें इसका मतलब जब वो अपने आप होने शुरू हो जाते हैं ग्रो उसमें फील्ड में प्लांट्स, तो इसका मतलब फर्टिलिटी उसकी वापस आ गई, न्यूट्रिएंट्स उसके दोबारा से रिस्टोर हो गए हैं। इन दिस वे द सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड, पीपल कैन देन रिटर्न टू इट, वापस जा सकते हैं उसी प्लॉट ऑफ लैंड पे जो उन्होंने छोड़ा होता है, अबेंडन किया होता है, एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। सो दिस इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। नाउ the rainforest provide a lot of wood for the houses. Some families live in thatched houses. Thatched means जो आप घास फूस छतों पे डाली होती है उन्होंने, thatched houses shaped like a beehives. Beehives जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरह की जो उन्होंने अपने छतों को ऊपर से कवर किया होता है, ठीक है। और beehives, where it is, हाँ, there are other large apartments like houses called maloka and with a steeply slanting roof. और अपार्टमेंट्स भी होते हैं और घर बने होते हैं, उनको मेलोका बोलते हैं, जो जिनकी रूफ थोड़ी स्लैंटिंग होती है, इस तरह से टेढ़ी होती है बेटा, इस तरह से, ठीक है। तो लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब कह रहे हैं उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी चेंज हो रही है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाई नेविगेटिंग द रिवर, ठीक है। तो पहले पुराने ज़माने में क्या था, जो फॉरेस्ट के मतलब सेंटर में, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट में पहुंचने के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता था, नेविगेटिंग द रिवर्स के थ्रू उनको बोट में बैठ के नेविगेट करके जाना पड़ता था। लेकिन 1970 से द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। और 1970 में जो ट्रांस अमेजन हाईवेज थे उसने जितने भी थे रेन फॉरेस्ट के उन सब तक पहुंचना ईजी कर दिया था। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। जो एयरक्राफ्ट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो भी इस जगह पे बड़ी इजीली पहुंच पाते हैं। द इंडिजिनस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन द न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। तो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन मतलब जो इस एरिया में ऑलरेडी जो अपने आप को इन फॉरेस्ट के जिनका बर्थ राइट समझते थे, जो इस जगह पे रहते थे, उनको इस एरिया से बाहर निकाल दिया गया था और उनको ज़बरदस्ती उनको सेटल करने के लिए बोला गया उन एरियाज़ में, नए एरियाज़ में, जिसमें उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है दोबारा से शुरू कर दी और बड़े डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग की तरह उन्होंने उन एरियाज़ में अपना काम शुरू कर दिया। अब जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ने क्या किया, तो इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल डाइवर्स जो एक्चुअली रेन फॉरेस्ट थे उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। डेवलपमेंट स्टार्ट होने की वजह से जो और ज़्यादा क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो होने लगी। अब जब क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो होने लगी तो उनके जो फॉरेस्ट के जो है ख़त्म होने लगे। It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing. अब ये एस्टिमेट लगाया जाता है, ये सोचा जाता है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो उनका ज़्यादा एरिया जो है डिसअपियर हो रहा है एनुअली इन द अमेजोन बेसिन। नाउ यू कैन सी दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। 8.6 यानी कि इसमें देखिए बेटा, पहले इतने सारे फॉरेस्ट थे, अब उनको क्लीन करके और उसको कल्टीवेशन में यूज़ किया तो इतने से फॉरेस्ट रह गए हैं, ठीक है। अब और उसको क्लीन किया तो इतने से फॉरेस्ट रह गए हैं, ठीक है। तो अब बैरन लैंडस्केप्स बन गए हैं जो खाली, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अब कोई खेती वेती भी नहीं हो पा रही। सो दैट इज़ वाई, सो यू कैन से फर्स्ट पॉइंट फिगर में देखिए बहुत ज़्यादा है फॉरेस्ट, फिर सेकेंड फिगर में उससे कम, थर्ड फिगर में